नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैथ्स विद सुट में। आज की क्लास में हम ग्रेड 10 के एक चैप्टर है हमारा एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, उसको पढ़ेंगे। पिछली कुछ क्लासेस में हमने ट्रिग्नोमेट्री के बहुत सारे क्वेश्चंस को खत्म किया, जहां पर हमने उसकी पहली एक्सरसाइज, दूसरी, तीसरी, चौथी एक्सरसाइज खत्म करी। हमने ट्रिग्नोमेट्री की कुछ आइडेंटिटीज़ के बारे में समझा, हमने ट्रिग्नोमेट्रीज के एंगल्स के बारे में समझा, उन एंगल्स को याद किया, और अब समय आ गया है कि उसका रियल लाइफ में क्या एप्लीकेशन होता है, उस तरीके से हम उस पर काम करें। और आज की क्लास को हम शुरू करने जा रहे हैं। हमारे साथ जुड़े हुई हैं रूहानी देवी और प्यारे से नमन। तो आइए दोस्तों, क्लास को शुरू करते हैं। तो हमारा जो टॉपिक का नाम है, आप लोग लिख डालिए, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। शुरू करते हैं। तो कुछ टर्मिनोलॉजी होती है, उसको हम पहले समझ लेते हैं, ठीक है। तो आँख, नैन से नैन भिड़ाने वाली बात होती है। तो आँख लगा दें हम लोग यहाँ पर। कहाँ पे आँख लगा रहे हैं? यहाँ पे, ठीक है। ये काली काली आँखें, और ये काली काली आँखें जब मैंने यहाँ पे लगाई, ठीक है, और मैंने यहाँ पे लगाई, और मैंने ये सामने मान लीजिए एक टावर खड़ा है। हमारे सामने कौन खड़ा है? टावर खड़ा है। तो टावर का हमारे पास एक टॉप होता है, और टावर का पैर होता है। किसी भी इंसान के पास सर होता है, पैर होता है, घुटना भी होता है, लेकिन यहाँ पे टावर का हम सिर्फ सर और पैर की बात करेंगे। तो जमीन से जब मैं टावर के सर को देखूंगा, तो जिस एंगल पे देखूंगा बच्चों, इस एंगल को बोलते हैं हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। एलिवेट हो रहे हैं ना हम लोग, क्या हो रहे हैं? एलिवेट हो रहे हैं ऊपर की तरफ, एंगल ऑफ एलिवेशन। और ये जो लाइन है जो इस आंख और टावर को ज्वाइन करती है, इमेजिनरी लाइन, इसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट, ये कोई असली रेखा नहीं होती, काल्पनिक रेखा होती है। आप लोग साथ साथ लिखते जाओ। और टर्मिनोलॉजी को शुरू से समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप लोग, पता है क्या होता है, आप लोग बीच में आते हो और फिर एक बड़ा घटिया सा कमेंट कर देते हो, सर समझ में नहीं आ रहा है। वो इसीलिए समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि शुरुआत से आप जुड़े नहीं हो। जब आप शुरुआत से जुड़ोगे तब तो आपको समझ में आएगा, है ना। तो इसलिए बेसिक्स जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो आप सोचो कि मैं चलते चलते ऐसे ही आ जाऊँ और मैं कोई भी मूवी देख लूँ, समझ में आ जाएगी, ऐसा नहीं बेटा। KGF 1 देखोगे तभी KGF 2 समझ में आएगी। सरफरोश तो है नहीं, कहीं से देख लो समझ में आ जाएगी, ठीक है। हर मूवी अपना एक बैकग्राउंड सेटअप लेके चलती है, तभी मूवी समझ में आती है। तो ऐसे ही मैथ्स है, मैथ्स तो मूवी से थोड़ी भयानक है। इसको समझने के लिए बेस समझना जरूरी है। तो सबसे पहले टर्मिनोलॉजी को समझेंगे। जब हमने देखा यहाँ पे हमने आंख लगाई, तो ये हमारी होगी लाइन ऑफ साइट। अब बालकनी में खड़े होके कोई लड़कियां जो ज़्यादातर डिप्रेशन का शिकार हो जाती हैं, नीचे से एक लड़का इनको ताड़ रहा था लाइन ऑफ साइट से, और यहाँ बालकनी में लड़की खड़ी थी, डिप्रेस थी। तो डिप्रेशन से नीचे देख रही थी कि एक ही लड़का ताड़ रहा है। वो चाहती थी कि कम से कम पूरी गैंग आए, सब लोग देखें मुझे। अब बेचारी इतनी डिप्रेशन में थी, तो इस एंगल को बोला गया एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसके पापा इसको जाने नहीं दे रहे थे, बोल रहे थे चलो घर में। ये बोल रही थी नहीं, ये लड़का देखो देख रहा है मुझे इस एंगल ऑफ एलिवेशन से जाके मिलना है। और ध्यान से देखो, एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन जो होता है, ये आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। ये जो मेरी बातें हैं काल्पनिक हैं, कोई उस तरीके के रिमार्क्स ना ले जाए, बोले मैं मिसोजिनिस्ट हूँ या फिर मैं इनको फेवर करता हूँ, ऐसा नहीं हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये एंगल है आपका, ये एंगल ऑफ एलिवेशन एंगल ऑफ डिप्रेशन के बराबर होता है। ये हमने लाइन्स एंड एंगल्स में पढ़ा था 9th ग्रेड में, कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बराबर होते हैं। समझ में आ रही बात? फिर मैंने आपको बताया था कि जिस एंगल पे हम देखते हैं, इसके साथ वाली साइड को हम बोलते हैं एडजेसेंट साइड। क्या बोलते हैं? एडजेसेंट साइड। और इसको बोलते हैं अपोजिट साइड। कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी थे बेटा हमारे। क्या क्या थे? साइन थीटा क्या था? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। फिर कॉस थीटा था, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। फिर हमारे पास था टैन थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। फिर हमने कुछ एंगल्स के बारे में भी पढ़ा था, एक बार मैं फिर से रिवाइज करा देता हूँ आपको।
तो साइन 0 डिग्री कितना था 0, और यही क्या था कॉस ऑफ 90। फिर साइन ऑफ 30 डिग्री क्या था बच्चों ये 1/2, और यही क्या था कॉस ऑफ 60 डिग्री। आपको देखना है जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं ये मिलके 90 बना दे, ये मिलके 90 बना दे। फिर हमने देखा बच्चों साइन ऑफ 45 डिग्री क्या होती है 1/√2, और इसकी भी वैल्यू होती है कॉस ऑफ 45 डिग्री के बराबर। फिर हमने बोला साइन ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल टू √3/2, तो ये हो गया कॉस ऑफ 30 डिग्री, और यहाँ से हमने बोला साइन ऑफ 90 डिग्री इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू कॉस ऑफ 0 डिग्री। मैं चाहता हूँ इतना मेरे प्यारे बच्चों साथ साथ लिखते भी जाओ, साथ साथ लिखते जाओ। ऐसे राम कथा, राधा रानी, राजा राम, इन सब की कहानियाँ नहीं चल रही हैं। ऐसे ऐसे बैठे हो मनहूस की तरह, लिखो इसको, चलो शाबाश, इसको लिखना भी है। तो बच्चों ये हो गया, यहाँ तक हो गया, क्लियर है। फिर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंगल्स काम आते हैं वो हमारा एक आता है tan 45 डिग्री, और दूसरा एंगल आता है tan ऑफ 30 डिग्री। कितना हो गया 1/√3, और tan ऑफ 60 डिग्री √3। ये 3 एंगल्स और हमारे काम आते हैं। आपको हमेशा ये ध्यान रखना है, आपको हमेशा ये ध्यान रखना है, जब भी आपको 45 डिग्री दिख जाए परपेंडिकुलर और बेस आपका सेम हो जाता है, परपेंडिकुलर और बेस सेम हो जाता है, याद रखना। और जब भी ये एंगल 30 डिग्री हो जाए तो हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर का डबल हो जाता है, हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर का डबल हो जाता है। और ये एंगल जब 60 डिग्री हो जाए तो बेस का डबल ये हो जाता है। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्योंकि cos 60 कितना होता है डबल, ये जो भी हाइट होगी, ये जो भी बेस होगा, ये उसका डबल हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं बच्चों कुछ सवालों पे आते हैं। तो सवाल किस तरीके से पूछे जा सकते हैं, सवाल किस तरीके से पूछे जा सकते हैं? तो जैसे कि मैंने बताया था हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 3 होते हैं। एक होता है साइन थीटा, एक हमारे पास होता है कॉस थीटा, और एक हमारे पास होता है टैन थीटा। अगर हम ध्यान से देखें तो तीनों ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आप ध्यान से अगर देखेंगे तो बेटा 2 चीज़ें हमेशा गिवन होंगी। टोटल वेरिएबल 3 है, ठीक है। एक वेरिएबल ये है, एक वेरिएबल ये है, और एक वेरिएबल ये है। ठीक है, 3 वेरिएबल हैं। हर क्वेश्चन में 3 वेरिएबल होते हैं। हर एक इक्वालिटी के जो ये डेफिनेशन दी है आइडेंटिटी की, या ट्रिग्नोमेट्रिक आप कह लो रेशियो की जो भी डेफिनेशन है, इस डेफिनेशन में 3 वेरिएबल हैं। तो जो सवाल बनेगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का नहीं बनेगा, ये बनेगा लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल का। और 2 चीज़ें हमेशा गिवन होंगी, तीसरी निकालनी पड़ेगी। कभी कभी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के भी सवाल आपके सामने आ जाएंगे, और वहाँ पर हमें क्या करना पड़ता है, वहाँ पे हमें 2 इक्वेशन बनानी पड़ती है, इक्वेट करके हम उसको भी सॉल्व करते हैं बारी बारी। तो देखिए बच्चों, जब मान लीजिए कभी पतंग उड़ाई जा रही है, जब इंसान यहाँ पे क्या कर रहा है, पतंग उड़ा रहा है, और पतंग की डोर की बात करी जाएगी तो कौन सा सवाल हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज का सवाल हो जाएगा। ठीक है, जब कोई पेड़ कट के गिर जाएगा तो किसका सवाल हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज का सवाल हो जाएगा। जब कोई इलेक्ट्रिशियन सीढ़ी लगाएगा तो किसका सवाल हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज का हो जाएगा। जब लाइट हाउस यहाँ से इस पे लाइट मारेगा किसी बोर्ड पे तो किसका सवाल हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज का हो जाएगा। लेकिन एक बच्चा यहाँ से वहाँ देख रहा है परपेंडिकुलर टावर को, पूछ रहा है कितनी दूर खड़ा है, बेस और परपेंडिकुलर। ज़्यादातर सवाल 90% सवाल जो आपके tan थीटा से निकलते हैं, बाकी आखिरी के 5% सवाल आपके जो पतंग वाले होते हैं और उस तरीके के सवाल होते हैं वो आपका साइन थीटा से निकलते हैं, और फिर कुछ सवाल हमारे कॉस थीटा से निकलते हैं। आइए चलते हैं बुक की और रुख करते हैं थोड़ा सा, और देखते हैं कि बुक में किस तरीके के क्वेश्चंस दिए हुए हैं। एक ही एक्सरसाइज है मेरे ख्याल से, क्यों बच्चों, एक ही है ना? बोलोगे कुछ तुम लोग? यस सर, शायद से एक ही है। तो कोशिश करते हैं आज ही खत्म कर दें या अगली क्लास में खत्म कर देंगे। 3 घंटे ओके से सर। ज़्यादा, 3 घंटे से ज़्यादा इज्जत नहीं देनी इस चैप्टर को, ठीक है? ओके सर।
क्योंकि इसके पहले बहुत इज्जत दी जा चुकी है। देखो लाइन ऑफ साइट पता है, एंगल ऑफ एलिवेशन पता है, लाइन ऑफ साइट पता है, कुतुब मीनार हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, लाइन ऑफ साइट, एंगल ऑफ एलिवेशन, इसको हॉरिजॉन्टल लेवल बोलते हैं। लड़की खड़े होके देख रही है, मैंने लड़का खड़ा कराया था, यहाँ लड़की खड़ी कराई थी, ये पतंग उड़ रही है, दिख रहा है। एंगल ऑफ डिप्रेशन देखो, लड़की खड़ी होके देख रही नीचे ऑब्जेक्ट को, बोल रही हो भैया जो फुटबॉल बेच रहे हैं, नहीं जो कपड़े बेच रहे हैं, लड़कियों को तो कपड़े खरीदने होते हैं वैसे कपड़े खरीदने, ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है, उसको चाहिए, इसको डिप्रेशन में है बेचारी, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ये और ये एंगल दोनों बराबर होते हैं, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लेवल में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बराबर होते हैं। समझ में आ रहा है रूहानी बेटा, आ रहा है समझ में? यस सर। हमारे घर में बालकनी तो है नहीं, है हमारे यहाँ तो छत है सीधे, सर है ना। है बालकनी। ओके चलो बेटा पहला सवाल करते हैं एग्जाम्पल से, और मैं चाहता हूँ कि तुम लोग भी मेरा साथ दो, ठीक है? साथ देने का मतलब अच्छे से साथ देना है। तो क्वेश्चन पहले लिख दो एग्जाम्पल 1, हर एक क्वेश्चन करेंगे एग्जाम्पल 1, हर एक चीज़ हम लिखेंगे। सॉरी बच्चों, अच्छा ये तो हो ही गया। चलो पहला सवाल, अब बेटा जितने भी सवाल होते हैं सब में राइट एंगल ट्रायंगल तो होता ही है, तो ये तो हम पहले ही बना लेते हैं, ठीक है ये हम पहले ही बना लेते हैं। और थोड़ी सी हम और आदत अपनी सुधार लेंगे। हम क्या करेंगे, एंगल बी को हमेशा 90 डिग्री बनाएंगे, ताकि हम तीनों का सब कुछ सेम बने। हमेशा एंगल ए नीचे रखना है, नीचे एंगल ए रखेंगे, यहाँ पे बी रखेंगे, ऊपर सी रखेंगे, इसी तरीके की फिगर बनानी है, ठीक है? अब देखो ध्यान से, ए टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड, कोई भी आदमी टेढ़ा खड़ा होता ही नहीं है, ऐसे थोड़ी खड़ा होगा, ऐसे ऐसे ऐसे, वो वर्टिकली सीधा ही खड़ा होगा, बता रहा है 90 डिग्री है, चौड़ा है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ये रहा पॉइंट, विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, इसके चरणों से कितनी दूर आके चला गया, 15 मीटर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। लो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, फटाफट से बता दो क्या लिखेंगे, हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर, कितना है बेटा, BC, ठीक है? इन ट्रायंगल ABC, tan of A इज इक्वल टू BC अपॉन AB। तो क्या निकालना है, BC कितना हो जाएगा, AB tan A, AB कितना है, देखो बच्चों समझ में आ रहा है? इतना ही करना है, ज़्यादा मेहनत नहीं लगानी है, ज़्यादा मेहनत करनी ही नहीं है। चलो हो गया सवाल, चलिए अगले सवाल पे, ठीक है? लो बिजली वाला खंभा वाला आ गया बंदा, है ना? हमारे यहाँ के इलेक्ट्रिशियन तो बेचारे जिस तरीके से वो काम करते हैं, मतलब प्राइवेट कंपनी का हो गया, रेट इतना ज़्यादा हो गया है बिजली का, यहाँ पे सोलर लगाने के बाद भी महीने का मेरा 10-10 हज़ार का बिल आ रहा है, ठीक? बहुत बिल आता है, तभी तो फीस बढ़ानी पड़ती है। चलो यूट्यूब वाले तो कुछ देख ही नहीं रहे, तुम लोग देखते हो तो पैसे तो मिलते नहीं है। शुरू करते हैं। एन इलेक्ट्रीशियन हैज़ टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन द पोल ऑफ हाइट 5 मीटर। तो इसका मतलब क्या है बेटा, इसमें भी हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल ही बनाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल ही बनाएंगे। और राइट एंगल ट्रायंगल की जब हम बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रीशियन देखो बेटा ऐसे ही तो लगाएगा सीढ़ी अपनी, कोई इलेक्ट्रीशियन खड़ी सीढ़ी लगा के ऐसे ऐसे चढ़ के तो काम नहीं करेगा, रेस्ट कैसे करेगा वो, है ना? बेचारा ऐसे टेढ़ी लगाएगा और वहाँ पे जाके ऐसे थोड़ा सा आगे सेंटर ऑफ मास को बैलेंस करके और फिर वहाँ पे काम करेगा।
तो एन इलेक्ट्रिशियन हैज़ टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन ए पोल ऑफ हाइट 5 मीटर। यानी ये जो पोल है आपका, मैंने आपको फिर से बोला था कि इसको हम हमेशा ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे, इसको सी मानेंगे। तो पोल की हाइट कितनी दी हुई है बेटा? 5 मीटर। और देखो कमाल की बात, मैंने तो आज तक नहीं देखी, आंखें तरस गई एक लड़की इलेक्ट्रिशियन देखते हुए, ठीक है। यहाँ पे सारे ऐसे ही आते हैं, नहीं तो हर दिन आदमी अपना फॉल्ट दिखाते रहे। लेकिन हमारी एनसीईआरटी की किताब बड़ी अच्छी है, बड़ी इज्जत देती है महिलाओं को, महिला प्रधान। कहती है शी नीड्स टू रीच ए पॉइंट 1.3 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द पोल। मतलब टॉप ऑफ द पोल सी पे नहीं है, ठीक है। ये जो आपकी हाइट है नीचे, सॉरी मैं पोल को बढ़ा देता हूँ, जो गलतियां करी हैं उसको भगवान क्षमा करे। तो पोल की हाइट मान लो बेटा ये है, मान लो डीसी, कितनी है? डीसी। और इससे कितना नीचे आ रही है बेटा ये? 1.3 मीटर, 1.3 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द पोल। तो पोल हम क्या मान लेंगे? पोल हम यहाँ पे मान लेंगे बेटा बीडी। बीडी आपका पोल है जो कि 5 मीटर है, ठीक है। और उसको सीढ़ी जो लगानी है वो लगानी है आपको कहाँ पे? सी पे लगानी है। तो अगर मैं पूछूंगा कि बी से लेके सी की जो डिस्टेंस है, बी से लेके जो सी की डिस्टेंस है कितनी हो जाएगी बेटा? ये 3.7। 5 माइनस 1.3 इज इक्वल टू 3.7 मीटर, ठीक है। इतने बड़े खंबे पे व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द लैडर? सीढ़ी की लेंथ पूछ रहा है, ठीक है। तो दैट शी शुड यूज विच व्हेन इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। काम करने के लिए बढ़िया एंगल कौन सा है? 60 डिग्री। टू द हॉरिजॉन्टल वुड एनेबल हर टू रीच द रिक्वायर्ड पोजीशन ऑल्सो हाउ फार फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल। और पूछ रहा है कि ये सीढ़ी जो है कितनी दूर पे लगाई जाए, सीढ़ी जो है कितनी दूर पे लगाई जाए। तो बेटा √3 की वैल्यू भी दे दी इसने, बोला इसका इस्तेमाल करना, काम बढ़ा दिया हमारा, नहीं तो हम √3 पे जाके छोड़ देते। अब उस ध्यान से देखते रहो बच्चों। तो ये 60 डिग्री मिला है, ये 5 मिला है, तो सबसे पहले हम 5 नहीं मिला, 3.7 मिला है। तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू 3.7 परपेंडिकुलर अपॉन सीढ़ी की लेंथ। सीढ़ी की लेंथ कितनी है? AC। तो AC कितना हो जाएगा? AC हो जाएगा 3.7 डिवाइडेड बाई साइन ऑफ 60 डिग्री। और साइन 60 डिग्री होता कितना है? तो साइन 60 होता है 3.7 डिवाइडेड बाई √3/2। अब डिनोमिनेटर में हम √3 लिख नहीं सकते, डिनोमिनेटर में √3 लिख नहीं सकते। थोड़ी सी इज्जत दे रहा हूँ सभी को। मैंने इसको लिखा है बेटा 37/10, ठीक है, इंटू 2√3/3। समझ में आ रहा है कि नहीं? मैंने √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो नीचे हो गया 3, ऊपर हो गया √3। तो ये हो गया 37/10, 2√3/3। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो 37 इंटू 2 कितना हो गया? 74। √3/30 कह लो एक प्रकार से। तो अगर हमें इसको सॉल्व करना है 1.73 ले लेते हैं इसको। पहले इसको हम डिवाइड कर देते हैं, चलो 10 को मैं अलग रख देता हूँ और 3 से डिवाइड कर देता हूँ। वैसे मैं देखूँ बुक में आंसर डेसिमल में दिया है कि यहीं छोड़ दिया है। ये किया है अप्रॉक्सीमेट, देखो कितने खतरनाक लोग हैं। इसको यहीं सॉल्व करके सीधे लिख दिया 4.28 है। हमें तो करना पड़ेगा। चलो दोस्तों हम करते हैं फिर। तो हमने लिखा 74 डिवाइडेड बाई 3 कितना होता है? तो हम लिखेंगे 3 2 जा 6, 14, 3 4 जा 12, 14 माइनस 12 20, 3 6 जा 18। तो मैं इसको 7 कर देता हूँ, ठीक है, राउंड ऑफ कर दिया। तो मैं इसको लिखूँगा 2.467। ये जो नीचे 10 था इसने 24 को क्या बना दिया? 2.467 इंटू 1.73। अब देखो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग। तो 2.467 इंटू 1.73
3 7 जा 21 का 1 2 कैरी, 3 6 जा 18 प्लस 2 20 का 2 0 2 कैरी, 3 4 जा 24 3 जा 72 प्लस 2 74। अब मैं सीधे 17 की टेबल पढ़ूंगा, मैं 7 की नहीं पढ़ रहा हूँ, 17 की, क्योंकि मुझे आती है, तुम लोगों को नहीं आती। तो 17 7 जा 119 का 9 11 कैरी, 17 6 जा 102 प्लस 11 तो 113 का 3 11 कैरी, 17 4 जा 68 68 प्लस 69 79 का 9 7 कैरी, 17 2 जा 34 प्लस 7 41। तो हम लिखेंगे 1976, ये हो जाएगा 2 और 4। अब डेसिमल लगाना है तो 2 और 3 5, 1 2 3 4 5। तो आंसर आया हमारा 4.26 मीटर या 4.27 मीटर, 28 आया। लो, तो जब इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये बन जाएगा 8, ये बन जाएगा 7, तो एक प्रकार से बन जाएगा 4.27 मीटर अप्रॉक्सीमेटली। इस क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है √3 = 1.73। मैंने थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत कर ली थी, नहीं इतनी ही मेहनत करी थी, मल्टीप्लाई किया था मैंने, ठीक है। तो मेरा तो दोस्तों ये आ रहा है आंसर, ठीक है। इन्होंने क्या किया होगा, इन्होंने 24.6 को 24.7 ले लिया होगा और फिर इसको जब सॉल्व किया होगा, ठीक है, 24.7 को जब मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, दिखाता हूँ आपको, 24.7 को मल्टीप्लाई किया गया 1.73 से, तो 42.7 आ रहा है, पर पता नहीं कैसे इनका 42.8 आ रहा है, उतना तो नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो आपका आंसर यहाँ से आ जाएगा 4.27 या 28 मीटर अप्रॉक्सीमेटली। क्या है ये, इलेक्ट्रिशियन की सीढ़ी, इलेक्ट्रिशियन की सीढ़ी। अब पूछा है इलेक्ट्रिशियन की सीढ़ी का जो फुट है वो उसके फुट से कितनी दूरी पे होगा। तो यहाँ पे अब यूज करेंगे tan 60 डिग्री। क्या यूज करेंगे, क्या हो जाएगा 5/AB। तो AB की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 5√3/3। तो 5√3/3 जब हम निकालेंगे तो हमारा आंसर आएगा, 5/3 को हम लिख सकते हैं बच्चों 1/2/3 और 1/2/3 √3, नहीं तो मैं खलारा फैला दे रहा हूँ। तो 5 × 1.73, 5 3 जा 15, 5 7 जा 35, 136, 5 1 जा 5 + 3 8, तो ये हो गया 8.65 डिवाइडेड बाई 3। तो 3 2 जा 6, 26, 3 8 जा 24, 25, 3 8 जा 24, तो 2.88 मीटर है। ये 2 जा 6, ओ हो, ओ हो, फिर से 5 मीटर ले लिया, 5 तो है ही नहीं। देखो क्या घंघोर बेइज्जती हो रही है। 3.7 डिवाइडेड बाई, ये ए बी नहीं होगा, बी डी तो लेना ही नहीं है, बी डी चलो 5 है, हमें यहाँ पे बी सी लिखना था ना। 3.7 बाई, तो यहाँ से हो जाएगा ए बी इज इक्वल टू 3.7 डिवाइड बाई √3 इंटू √3/√3। 3.7 इंटू 1.73, ऐसा किया है क्या हमने यहाँ पे, यही नहीं है। लो फिर से करते हैं। तो 3 7 जा 21 का 1 2 कैरी, 3 2 जा 6 2 8, फिर 7 7 जा 40, 17 7 जा 119 का 9 11 कैरी, 17 3 जा 51 प्लस 11 62। तो हमारे पास आएगा 1 7 3 1 2 3 1 2 3, तो हो गया 6.371 डिवाइड बाई 3, 3 2 जा 6, फिर 3 1 जा 3, 3 2 जा 6,
हमारा आ गया 2.12, ठीक है, मीटर अप्रॉक्सीमेटली। इनका 2.14 आया है, तो वो पता नहीं कैसे आया है, पर एग्ज़ाम में जब हम करेंगे तो हमारा उस हिसाब से आएगा, जो भी क्वेश्चन में वैल्यूज़ हमें दी गई हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बताओ बच्चों, रूहानी बेटा आ रहा है समझ में? ये नोट डाउन कर रहे हो तुम लोग? यस सर। कर लो कर लो। एग्जाम्पल 3, बोल रहे हैं ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम ए चिमनी, द एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है चिमनी का फ्रॉम हर आइस इज 45 डिग्री। 45 डिग्री तो बड़ा मज़ेदार होता है कि नहीं होता? क्यों? क्योंकि 45 डिग्री में परपेंडिकुलर और बेस आपके बराबर हो जाते हैं। तो ये है मान लो ए बी सी, लेकिन ऑब्जर्वर ए पे खड़ा है और उसकी भी हाइट दे रखी है, तो हम एक नीचे एक ऑब्जर्वर बनाएंगे यहाँ से। ये वाला पॉइंट बेटा हम डाल देते हैं पी। तो बी डाल देते हैं, ए बी पी, ये पॉइंट हो गया डी, बी एंड डी। ऑब्जर्वर ये है 1.5 मीटर टॉल और एक खड़ा है 28.5। व्हाट इज द हाइट ऑफ द चिमनी? ये तो बेटा हाइट ऑफ द चिमनी क्या होगी? A nozzle 1.5 meter tall is 28.5 meter away from the chimney. The angle of elevation of the top of the chimney from our eyes is 45 degree. यहाँ से 45 डिग्री है बेटा, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस अगर 28.5 है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी कितनी होगी? 28.5। समझ में आ रहा है कि नहीं? सी से लेकर डी की डिस्टेंस कितनी होगी? देखो यहाँ से देख रही हो तो 45 डिग्री पे देखा, तो जितना बेस होता है उतना ही परपेंडिकुलर होता है कि नहीं होता? आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाता है ना जब ये 45 डिग्री है। और 1.5 मीटर उसकी खुद की भी हाइट है, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 30 मीटर। हम यहाँ पे लिखेंगे हाइट ऑफ द चिमनी is equal to BC which is equal to BD plus CD। BD यानी कितना है? 1.5 मीटर प्लस CD। फिर यहाँ पे आएंगे इन ट्रायंगल ADC tan 45 is equal to CD अपॉन AD। तो 1 इज इक्वल टू CD अपॉन AD, AD इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD कितना दिया हुआ है? 28 therefore BC is equal to height of the chimney। देखो बच्चों, समझ में आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 4, बोल रहे हैं फ्रॉम ए पॉइंट P ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए 10 मीटर टॉल बिल्डिंग इज 30 मीटर। ठीक है, आप क्वेश्चन को बेटा तसल्ली से देखते हैं, समझते हैं। फ्रॉम ए पॉइंट P ऑन द ग्राउंड बेटा, तो यहाँ पे हमने पॉइंट बनाया P,
और यहाँ से मैंने देखा एक बिल्डिंग को एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए 10 मीटर टॉल बिल्डिंग, यानी ये बिल्डिंग जो थी हमारी कितने मीटर की थी बेटा? 10 मीटर की थी, 10 मीटर। और जब हम इसको ज्वाइन कर देते हैं यहाँ से, तो ये एंगल कितना बोल रहा है बेटा? 30 डिग्री, नहीं है ना? 30 डिग्री बोलते ही मेरे दिमाग में आ गया कि जो भी परपेंडिकुलर होगा हाइपोटेन्यूज उसका डबल हो जाएगा। ठीक है, आंसर तो मुझे पता ही चल जाता है वैसे, लेकिन अब यही पूछा है कि नहीं ये हमें देखना है। अच्छा, अगर इसकी बात करूंगा, बेस की बात करूंगा, मान लो ये पॉइंट आपका पी बी, फिर बोल रहा है ए फ्लैग इज होस्टेड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। एक फ्लैग है बेटा, यहाँ पे झंडा फहराया गया बिल्डिंग के ऊपर, फ्रॉम पॉइंट and the angle of elevation of the top of the flag staff from point P is 45 डिग्री, यानी ये वाला एंगल जो है 15 डिग्री और बढ़ गया आपका। ये वाला एंगल कितना बढ़ गया? 15 डिग्री और बढ़ गया, तो ये हो गया 45 डिग्री। समझ में आ रहा है आपको? यानी 10 मीटर और जो इसकी हाइट है वही बेस हो जाएगा। ये तो हमें समझ में आ ही जाता है, इस 20 मीटर को भी भूल जाओ, ये तो पूछा ही नहीं है। ठीक है, तो मान लो फ्लैग बेटा यहाँ एफ पे जाके खत्म होता है। फ्लैग जो है आपका, ये आपका एफ पे जाके खत्म होता है। ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टाफ, यानी फ्लैग की लेंथ पूछ रहा है, एंड द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम पॉइंट पी, यानी इसकी डिस्टेंस भी पूछ रहा है। तो हम कैसे करते हैं? √3 बेटा, मैं √3 को 1.732 करके सोल्यूशन नहीं निकालूंगा, मैं √3 को √3 में छोड़ रहा हूँ। ठीक है, मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना है। कैलकुलेशन एग्जाम में ऐसे 1 या 2 सवाल आएंगे, वो आप कर लोगे। हम यहाँ कैलकुलेशन चेक नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि क्या हम कॉन्सेप्ट को समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, हम कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम बोलेंगे इन ट्रायंगल ए पी बी, इन ट्रायंगल ए पी बी सबसे पहले हमें बेस निकालना है। ठीक है, बेस निकालते हुए फ्लैग निकल जाएगा हमारा। तो इन ट्रायंगल ए पी बी हम बोलेंगे tan 30 डिग्री इज इक्वल टू, ये बड़ा वाला एंगल 45, tan 30 इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी पी। तो बी पी आपका हो जाएगा ए बी डिवाइडेड बाई tan 30 डिग्री, और tan 30 कितना होता है? 1/√3, तो ये ऊपर चला जाएगा। तो बी पी आपका कितना हो गया? 10√3। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहाँ से ये जो डिस्टेंस है ये आपकी कितनी हो गई? 10√3 मीटर। तो ये टोटल कितनी होगी? ये भी 10√3 होगी। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्योंकि यहाँ से 45 डिग्री का एंगल देखा जा रहा है तो फ्लैग पे दिखाई दे रहा है। तो हम बोलेंगे इन ट्रायंगल ए पी बी एफ tan 45 इज इक्वल टू एफ बी अपॉन पी बी। तो यहाँ से आ जाएगा पी बी इज इक्वल टू एफ बी। तो एफ बी फ्लैग की जो डिस्टेंस है कितनी आगे बेटा? 10√3 मीटर, 10√3 मीटर। नहीं, ये सॉरी, हाँ सही तो है। तो जो फ्लैग की डिस्टेंस कितना है? ठीक है, लेंथ ऑफ द फ्लैग, यहाँ से लेंथ ऑफ फ्लैग। तो फ्लैग क्या है बेटा? ए एफ है ना, तो हम बोलेंगे एफ बी माइनस ए बी। एफ बी कितना है? 10√3 माइनस 10, तो 10 ब्रैकेट में √3 माइनस 1, तो √3 माइनस 1 कितना होता है? 1.732 माइनस 1, यहाँ तो माइनस कर दो चलो, तो 0.732 इंटू 10, तो आंसर क्या हो जाएगा? 7.32 मीटर। मतलब झंडा भी बहुत बड़ा था, प्रोपोर्शन के हिसाब से नहीं बनाया मैंने। यहाँ से यहाँ तक 10 मीटर अगर है तो 7.32 मीटर तो ये पार हो जाएगा ब्लैक बोर्ड के। ठीक है, तो फिगर हमने थोड़ी सी, मतलब फिगर तो फिगर होती है। तो देखो इस तरीके से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आंसर देखें इसमें, सही है। ठीक है, देखो इन्होंने प्रोपोर्शनल फिगर बनाई है, हमारी फिगर प्रोपोर्शनल नहीं है, पर तुम आंसर यहाँ से देख के लिख लो।
आ रहा है समझ में बेटा? देखो बेटा, द शेडो ऑफ ए टावर स्टैंडिंग ऑन ए लेवल ग्राउंड, ठीक है, फिगर हमने बना ली लेकिन हमें इस हिसाब से बनानी नहीं थी, हम क्वेश्चन को देख के बनाएंगे। द शेडो ऑफ ए टावर स्टैंडिंग ऑन ए लेवल ग्राउंड, ने टावर बनाया और इसकी शेडो कहाँ से आएगी बेटा? यहाँ कहीं सूरज होगा जो इस पे लाइट फेंक रहा होगा, जिसकी वजह से इस पे एक क्या आएगी, इसकी शेडो आएगी। शेडो कैसे आएगी? इस तरफ। देखो बेटा समझ में आ रहा है? द शेडो ऑफ ए टावर स्टैंडिंग ऑन ए लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर। बोल रहा है कि 40 मीटर लॉन्गर है कब? when the sun's altitude is 30 डिग्री then when it is 60 डिग्री। मतलब जब ये 30 डिग्री पे है, देखो बेटा यहाँ पे क्वेश्चन है आपके सामने, इस फिगर पे मैं नहीं जा रहा हूँ, इस फिगर पे मैं नहीं जा रहा हूँ, यहाँ से आप समझो, ठीक है। तो हमें बोला कि द शेडो ऑफ ए टावर स्टैंडिंग ऑन ए लेवल ग्राउंड, तो सबसे पहले मैंने टावर बना दिया, ये टावर है हमारा, और इसकी शेडो सूरज ने डाली कितने डिग्री पे? 30 डिग्री पे। अब 60 डिग्री जो एंगल होता है, पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि 60 डिग्री एंगल होता है वो 30 डिग्री से ज़्यादा होता है, ज़्यादा होता है, तो यानी जो बेस की डिस्टेंस हो जाएगी ये कम हो जाएगी। तो सूरज जब आपका ऊपर चला जाएगा और ऊपर यहाँ पर, तो यहाँ से ये एक और आपके पास रेस छोड़ेगा नीचे, और इस बार जो आपका एंगल है कितना है बेटा? 60 डिग्री है। कितना है एंगल? 60 डिग्री है। अब इसकी लैंग्वेज को हम समझेंगे, ठीक है, क्योंकि मैथ्स इज नॉट ऑल अबाउट मैथ्स ओनली, इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग द लैंग्वेज एज वेल। अगर हम उसकी भाषा को नहीं समझ पाएंगे तो हम सवाल कर ही नहीं पाएंगे, हमें समझ ही नहीं लगेगी कि करें क्या। तो बोल रहा है इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर, ये कंपैरेटिव वर्ड है, 40 मीटर लॉन्गर, यानी कि पहले जो लेंथ थी और अब जो लेंथ है दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है? 40 मीटर का है। यानी इसका मतलब बेटा, अगर इस पॉइंट को मैं डी मान लूँ तो कहने का मतलब कि पहले शेडो इतनी लंबी थी, अब शेडो इतनी लंबी है, तो कितना अंतर पड़ गया? 40 मीटर का, यानी ये जो डिस्टेंस है ये है 40 मीटर। समझ में आ रहा है? कोई इंसान इसको 40 लगा देगा, कोई पूरे को 40 लगा देगा, किसको 40 लगाना है ये जानना बहुत जरूरी है आपके लिए। तो ये जो कंपैरेटिव वर्ड आया था, क्योंकि सबसे पहले लॉन्ग होता है, लॉन्गर होता है, लॉन्गेस्ट होता है, दो चीजों का कंपैरिजन करेंगे तो लॉन्गर हो जाएगा वो, ठीक है। कौन सी सुपरलेटिव डिग्री पता नहीं कौन सी होती है, तो 40 मीटर लॉन्गर 30 डिग्री और 60 डिग्री में देखा जाएगा, तो अब बट ऑब्वियस 30 डिग्री वाला आपका लॉन्गर होगा। तो इसका मतलब ये जो बीच की लेंथ है ये 40 है। और अब मैं यहाँ से आपको एक ट्रिक बताऊंगा जो कि आपको हमेशा याद रखनी है। वो ट्रिक ये है कि जब भी 30 डिग्री और 60 डिग्री होता है तो 32 जा कितना होता है? 32 जा 60 सर। और 42 जा कितना होता है? 80। तो बेटा ये आपका 80 आएगा, डीबी जो है वो आपका 80 आएगा, सिर्फ इसी केस में, हमेशा याद रखना। तो ये देखो बेटा, अगर ये 30 है, ये 60 है, तो 30 का डबल 60 है, तो 40 का डबल आपका 80 हो जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि जो भी लेंथ होगी, अगर ये 60 होती तो ये लेंथ कितनी हो जाती? 120 मीटर। ये 30 हो जाती तो ये 60 हो जाती, उसका डबल हो जाएगी। इस तरीके से अगर तुम याद रखोगे तो तुम्हें क्वेश्चन पहले से ही, आंसर पहले से ही पता चल जाएगा। फिलहाल सवाल क्या पूछ रहा है इसको तो हम बाद में देखेंगे ही, सवाल क्या पूछ रहा है इसको तो हम बाद में देखेंगे ही। एक बार हम रिलेशन बना लेते हैं बच्चों। तो इसको हम मान लेंगे परपेंडिकुलर, ठीक है, इस पूरी डिस्टेंस को मान लेंगे x, और ये वाली डिस्टेंस हमारी हो जाएगी x माइनस 40। क्या हो जाएगी? x माइनस 40। तो दो इक्वेशनें बनेगी, क्योंकि देखो हमें ये भी नहीं पता है, हमें ये भी नहीं पता है, दो वेरिएबल हो गए ना, तो दो इक्वेशनें बनेगी। तो क्योंकि दो ट्रायंगल भी हैं तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का सवाल हो गया। सबसे पहले बच्चों हम लिखेंगे tan ऑफ 30 डिग्री। tan 30 हो जाएगा बेटा p अपॉन x, ठीक है। तो हमें अगर p को हम बोलेंगे p क्या है, तो हम बोलेंगे x अपॉन √3।
ये x यहाँ चला जाएगा और tan 30 डिग्री की 1/√3 वैल्यू होती है। तो सबसे पहले परपेंडिकुलर क्या हो गया, x/√3। ये होगी बेटा इक्वेशन 1। अब दूसरे वाले ट्रायंगल में देखते हैं, इस वाले ट्रायंगल में। तो इस वाले ट्रायंगल में हम बोलेंगे tan ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल टू, फिर से परपेंडिकुलर अपॉन, अब यहाँ पे बच्चों हम लिखेंगे x-40 और यहाँ पे हम लिखेंगे x-40 या फिर p इज इक्वल टू √3 टाइम्स x-40, क्योंकि tan 60 कितना होता है, √3। समझ हो गया हमारा नंबर 2। और 1 और 2 हमारे बराबर हैं क्योंकि दोनों p के बराबर हैं, p के बराबर है बोला p के बराबर हैं या p के बराबर है। तो √3 इंटू x-40 ये दोनों बराबर हो गए, तो ये √3 यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 3x माइनस 3 इंटू 40, 3 इंटू 40 यानी 3 इंटू 40। मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ, मैं जनरलाइज कर रहा हूँ तुम लोगों के सामने। तो ये हमेशा तुम देखोगे ये 3 इंटू 40 इधर आ जाएगा, 40 इंटू 3 इज इक्वल टू 3x माइनस कितना हो गया x। तो x 2x इज इक्वल टू 40 इंटू 3, तो x की वैल्यू क्या होगी 40 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2। तो 40 इंटू 3 डिवाइड बाई 2 यानी 23 जा कितना हो गया 60 हो गया। तो ये पूरी की पूरी वैल्यू कितनी होगी 60, सॉरी मैंने थोड़ा उल्टा बोल दिया था। ये 40 की लेंथ ज़्यादा होगी तो ये 80 नहीं होगा, या तो उसका हाफ हो जाएगा, ठीक है। मतलब जब एंगल डबल होता है तो डिस्टेंस आपकी हाफ हो जाती है, मैंने उल्टा बोल दिया था। ये 40 का डबल 80 कैसे होगा, ये कम ही होगा थोड़ा, तो ये हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा। यानी इसका इसका रेशियो हमेशा 2:1 का होता है, याद रखना आप। जब एंगल आपका डबल होता है तो साइड लेंथ आपकी हाफ हो जाती है। तो बोलने में मिस्टेक हो गया, कुछ था ऐसा मुझे ध्यान था, ठीक है। तो वो ध्यान क्या था, वो ध्यान ये था कि जब एंगल आपका डबल हो रहा है तो डिस्टेंस आपकी हाफ हो रही है। इस बात को हमेशा याद रखना, क्योंकि हमेशा बेटा ये हमेशा 1/√3 ही आएगा, वो हमेशा √3x आएगा ही आएगा। तो √3 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे वो हमेशा 3x बनेगा ही बनेगा। क्या बनेगा 3x बनेगा, उसमें से x को माइनस करोगे तो ये x का हाफ होना ही होना है, ठीक है। अब टोटल ये एग्जैक्ट हाफ क्यों होगा, तो आप ऐसे समझो कि अगर मैं इन दोनों के बीच का रेशियो निकालूं, मान लो टोटल 60 है, ये कितना है आपका 40 है, तो ये कितना हो गया 20। तो रेशियो कितना है 2:1 का, डबल है ना 2:1 का। 2:1 के डबल रेशियो में अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो किससे करते हैं मल्टीप्लाई 3 से, क्योंकि 2 + 1 कितना होता है 3। तो इसीलिए वो हमेशा फॉर्मूला आपका 3 को अगर हम 2 भागों में बांटेंगे बराबर बराबर तो 2:1 के ही भाग में बटेगा। तो ये हमेशा 2 हिस्सा, ये 2 हिस्सा हो जाएगा और ये 1 हिस्सा हो जाएगा। समझ में आया सर? ये 45 और 90 वाले केस में भी होगा? 45 और 90 के केस में ऐसा नहीं होगा, मतलब 45 डिग्री और 90 डिग्री? नहीं उसमें नहीं होगा, सिर्फ 30 और 60? 30 और 60 में होगा बेटा। 45 और 90 में इसलिए नहीं होगा क्योंकि 90 डिग्री में तो सवाल ही नहीं बनेगा। 90 डिग्री तो cos 90 तो 0 हो गया, उसमें तो कुछ सवाल बनेगा ही नहीं। और 45 डिग्री में तो हमें एक रूल पता ही है कि वो उसके बराबर हो जाता है कि नहीं। थैंक यू, उसी ने बोला कुंजन बेटा, बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। नहीं क्वेश्चन अभी कहाँ हुआ, टावर पूछा है ना, हाइट ऑफ द टावर पूछा है। तो बेटा p की वैल्यू क्या हो जाएगी, p की वैल्यू हो जाएगी x/√3, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आई थी हमारी, x की वैल्यू आ गई थी हमारी 60/√3। अब क्या होता है, हम इज्जत देते हैं, हम डिनोमिनेटर में इर्रेशनल नंबर को नहीं लिखते, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो नीचे बच्चों बन गया 3, तो 3 को जब हम डिवाइड करेंगे 60 से तो हमारा आंसर क्या आ गया 20। तो हम लिखेंगे परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 20√3। मेरा लिंक शेयर कर देना जो आपके फ्रेंड्स होंगे और जो यूट्यूब पे पढ़ना चाहते होंगे। मैं चाहता हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पे मेरी रीच बने और मैं इसी मिशन के साथ उतरा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मैं यूट्यूब पे पढ़ाऊँ, ठीक है। और मैं फ्री पढ़ाऊँ और मैं पूरा का पूरा सिलेबस कवर। गुंजन मैं अपना नंबर डाल देता हूँ, आप इस पर भी मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो अगर आपको वैसे भी कोई डाउट होगा क्लास के बाद भी।
9560143504। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। शाम को इस पर कॉल नहीं कर सकते हैं, मतलब आप कॉल करोगे तो कोई उठाएगा नहीं क्योंकि क्लास चलती रहती है। दिन के टाइम में या वैसे आप किसी भी टाइम पे आप इस पर क्वेश्चन खींच के भेजोगे, हाँ इस नंबर पे अगर आप क्वेश्चन भेजोगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा, उस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, या मैं उसकी वीडियो बना दूंगा। मुझे अच्छा लगता है पढ़ाना बच्चों को। इसको आप नोट कर लो। हो गया बच्चों नोट? आगे बढ़े? हो गया बेटा नमन? Yes. रूहानी यहां देखते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ ए 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ ए मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग आर 30 एंड 45 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग जो है ऊपर से नीचे एक बिल्डिंग को देख रही है। मल्टी स्टोरी में बहुत सारी स्टोरीज थी, हमें स्टोरीज से मतलब नहीं है, हमें कहानियों से क्या मतलब है। हमें ये पता है कि एक बिल्डिंग है भैया और एक दूसरी बिल्डिंग है जो उससे नीचे की तरफ झुकी हुई बिल्डिंग, पुष्पा तो है नहीं। इस बिल्डिंग का नाम पुष्पा नहीं है क्योंकि ये झुकेगा नहीं, सीधी खड़ी बिल्डिंग है। और ये एंगल ऑफ डिप्रेशन देख रहा है टॉप एंड बॉटम ऑफ द 8 मीटर टॉल बिल्डिंग। तो 8 मीटर टॉल की बिल्डिंग से को यहाँ से देखो हमने पकड़ा। द एंगल ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन कहाँ से होता है? डिप्रेशन हमेशा ऊपर ऊपर से होता है। आदमी डिप्रेस होकर तो नीचे गिरता है, तो डिप्रेशन कहाँ से होता है? ऊपर से होता है। ऊपर से द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ ए 8 मीटर टॉल बिल्डिंग, यानी 8 मीटर टॉल बिल्डिंग के पे एंगल ऑफ डिप्रेशन आ रहा है कहाँ से? फ्रॉम द टॉप ऑफ द मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग। तो मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग से पहले बेटा यहाँ पे आए, फिर नीचे गए, दो जगह गए। अब अगर कॉमन सेंस ना हो ना तो तुम यहाँ गलतियाँ कर दोगे। कॉमन सेंस ना हो तो यहाँ पे गलतियाँ हो सकती हैं। बताओ बेटा कौन सा एंगल बड़ा होगा? ये वाला बड़ा होगा कि ये वाला बड़ा होगा? नीचे वाला एंगल बड़ा होगा। एंगल ABCD अगर मैं करूं, बताओ ये वाला एंगल बड़ा है कि ये वाला एंगल बड़ा है? दिख रहा है? देखने से नीचे वाला एंगल बड़ा है कि नहीं? यस एंगल है। तो देखो कैसे दिख रहा है बेटा। पहला एंगल कौन सा है? ये वाला एंगल डिप्रेशन है 45 डिग्री, ठीक है। फिर ये वाला एंगल ऑफ डिप्रेशन है दूसरा वाला, ये कितना है? सॉरी दूसरा एंगल बेटा ये वाला आपका, ये कितना दिया हुआ है? 30 डिग्री। तो यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाएगा 30 डिग्री, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर हो जाएंगे, और ये आपका 45 डिग्री हो जाएगा। अच्छा 45 डिग्री मिलते ही एक लालच आ जाता है मुझे, आता है लालच? सबको आ जाता है, बढ़िया। 45 डिग्री बड़ा है, बहुत बढ़िया बेटा। एंगल ए बड़ा है, 45 डिग्री बड़ा है, तो हमें ये पता चलता है कि 45 डिग्री में जो आपका परपेंडिकुलर होता है वही आपका बेस भी होता है। तो या हमें ये पता चल गया बेटा कि BC आपका कितने मीटर है? 8 मीटर है। BC आपका 8 मीटर है। CD हम मान लेते हैं x, CD हम मान लेते हैं x, हमें नहीं पता। और AB को हम मान लेते हैं y या B मान लेते हैं, ठीक है। अमित देखना फोन उठाना, तो बोलना मैं क्लास में हूँ, ऐसे आना हो तो आ जाए। तो ये डिस्टेंस भी हो गई आपकी B, ये हो गई B, ये भी हो गई B, ठीक है। उसको बोलना यहाँ पे आना है, अगर आसपास है तो आ जाए। तो देखो बच्चों सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? tan 30 डिग्री इज इक्वल टू CD अपॉन CE। CD कितना है बेटा? x। CE हमें निकालना है, हमें तो पता ही नहीं है, तो CE को यहाँ ले आते हैं और tan 30 डिग्री का √3 यहाँ ले आते हैं, तो ये हो गया CE इज इक्वल टू x√3। पहले इक्वेशन से आ गया CE इज इक्वल टू x√3। दूसरी इक्वेशन देखो बेटा, दूसरी इक्वेशन हमारी बनेगी tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? BD अपॉन AB, ठीक है।
तो हमारा आ गया ए बी इज इक्वल टू बी डी। ए बी कितना है हमारा, बी है, तो b इज इक्वल टू बी डी। बी डी कितना है बेटा, 8 प्लस एक्स, ठीक है। ए बी इज इक्वल टू 8 प्लस एक्स। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि सी ई भी तो हमारा बी था, जो सी ई है ये भी तो हमारा बी है। तो अगर ये वाली इक्वेशन हमारी बेटा 1 है और इस वाली इक्वेशन को मैं 2 नंबर दे दूं, तो हम देखेंगे कि दोनों हमारी सी ई और बी ई, सी ई और ए बी, सी ई और ए बी, ये दोनों हमारा b के बराबर है, यानी x रूट 3 8 प्लस एक्स के बराबर होगा। यानी हम बोलेंगे 8 प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स रूट 3। तो 8 इज इक्वल टू एक्स रूट 3 माइनस एक्स, एक्स को कॉमन ले लेंगे बेटा, ब्रैकेट में हो जाएगा रूट 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 8। तो x की वैल्यू अगर हम निकालें तो हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाई रूट 3 माइनस 1। यहाँ से मैं यहाँ पे आ गया, तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे बताओ नमन, रूट 3 प्लस 1 से, +1 से। तो ये हो जाएगा आपका x इज इक्वल टू 8 टाइम्स रूट 3 प्लस 1, और नीचे रूट 3 माइनस 1 स्क्वायर हो जाएगा, तो रूट 3 का स्क्वायर यानी 3 माइनस रूट 1, 3 स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर है ना, तो Yes. ये 3 माइनस 1 ही हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 3 माइनस 1 2 होता है, तो 2 4 Yes, जा sir. 8, तो 4 टाइम्स रूट 3 प्लस 1 मीटर। 4 8 3 प्लस 4 बोल दो, या 4 टाइम्स रूट 3 प्लस 1 मीटर बोल दो। पूछा क्या है, हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग। हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग, ये x हमारा आया है बेटा 4 टाइम्स रूट 3 प्लस 1। जब हम इसको इसमें जोड़ेंगे तो हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग क्या हो जाएगी, तो यहाँ पे मैं लिखता हूं हाइट ऑफ, ठीक, तो मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग, हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग कितनी होगी बेटा आपकी, तो आप बोलोगे 8 प्लस एक्स, यानी कि 8 प्लस 4 प्लस 4 रूट 3, तो ये हो गया 12 प्लस 4 रूट 3, या आप 4 को कॉमन ले लो, ब्रैकेट में लिख सकते हो 3 प्लस रूट 3 मीटर। समझ में आ रहा है कि नहीं नमन, ये हो गया हाइट ऑफ द बिल्डिंग का आंसर। अब पूछे डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग, वो क्या है b, वो क्या है x रूट 3, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ए बी यानी डिस्टेंस कितनी हो गई, तो 4 यानी 12 प्लस 4 रूट 3 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे रूट 3 से, क्या ये है ना, नहीं नहीं नहीं, ए बी इज इक्वल टू एक्स प्लस रूट 3 था ना, तो ये हमारा कितना था 4 इंटू रूट 3 प्लस 1 था, इसको हम रूट 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 इंटू 3 हो गया 12 प्लस 4 रूट 3 मीटर। हाँ और क्या, बेस तो यही आएगा ना, अरे जो हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग थी वही तो नीचे बेस आएगा, ये तो सेम ही हो जाएगा, है कि नहीं। डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग्स, क्योंकि 45 डिग्री से देख रहा था ना, आंसर देखें एक बार, 12 प्लस 4 रूट 3 आना चाहिए, वही है, 4 कॉमन ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग भी वही है और डिस्टेंस भी वही है, समझ में आया बेटा, पक्का समझ में आया, नोट कर लो फिर, एग्जाम में ऐसे स्पीड से नहीं करते हम लोग, बहुत जल्दी करते हैं ठीक है, 1 घंटे में कम से कम 20 क्वेश्चन निपट जाने चाहिए हमारे। चलो, फ्रॉम द पॉइंट ऑन ए ब्रिज अक्रॉस द रिवर, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक ऑफ द अपोजिट साइड्स ऑफ द ब्रिज अक्रॉस द रिवर, द एंगल ऑफ डिप्रेशन द बैंक्स ऑफ द अपोजिट साइड्स ऑफ द रिवर आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो ब्रिज तो बेटा थोड़ा ऊंचाई बनता है, मान लो ऐसे कहीं तुम्हारा ब्रिज था, ठीक है, ये मान लो आपका ब्रिज है, ये झूले वाला ब्रिज नहीं है, मान लो इस पर गाड़ियां भी जा सकती है, तो मैंने ऐसे ही बना दिया। तो बोल रहे हैं 2 बैंक हैं, नदी के बैंक हैं यहाँ पे,
इनमें मिट्टी भरी होती है असली बैंक में तो पैसा भरा होता है, नदी के बैंक में क्या भरी होती है? मिट्टी। तो दो एंगल बताए हैं इसने बेटा, एक 30 डिग्री बताया है और एक 45 डिग्री बनाया है। 45 डिग्री मिलती है तो मैं उछल जाता हूँ, मैं बोल देता हूँ भैया जो ये लेंथ है ये आपकी ब्रेड्थ भी हो जाएगी। ध्यान से देखो बच्चों, इफ द ब्रिज इज एट हाइट ऑफ 3 मीटर लो फ्रॉम द बैंक, फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर। इफ द ब्रिज इज एट हाइट ऑफ 3 मीटर फ्रॉम द बैंक्स। अच्छा, जो बैंक है आपका, किनारा है, जो हाइट होती है वो बेटा फिक्स होती है। ऐसे नहीं बोल देना कि यहाँ से 3 मीटर है या यहाँ से 3 मीटर है, फिक्स होती है। परपेंडिकुलर हाइट बोल दी, इतना ऊंचा है आपका, 3 मीटर आपका है। तो अब इसकी डिस्टेंस फाइंड करनी है, यानी हमें बी सी फाइंड करना है और बी डी फाइंड करना है। तो बी सी तो बहुत आराम से हो जाएगा। इन ट्राइंगल ए बी सी हम क्या बोलेंगे, tan ऑफ 45, लालच आ जाता है 45 डिग्री देखते ही, इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी। ठीक है, हमें निकालना है बी सी इज इक्वल टू ए बी, बी सी इज इक्वल टू 3 मीटर। इसको निकालो, चलो शाबाश। tan 30 डिग्री इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी डी। तो बी डी इज इक्वल टू ए बी √3, कितना हो जाएगा 3√3 मीटर। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो गई 3√3। तो टोटल विड्थ ऑफ रिवर इज इक्वल टू, हम बोलेंगे बी डी प्लस बी सी इज इक्वल टू 3 प्लस 3√3 इज इक्वल टू 6√3 मत कर देना, इसको थोड़ी सी इज्जत देनी है तो हम क्या करेंगे 3 को कॉमन ले लेंगे। नोट कर लो इसे, हो गया? हो गया सर। चलो बच्चों अगले सवाल पर चलते हैं। अरे वाह, कितना सुंदर ब्रिज था, हमने तो कैसे अजीब सा बनाया। आंसर देख लेते हैं, करेक्ट है। तो आखिरी के हमारे पास 12 मिनट बचे हैं और इस एक्सरसाइज में एक ही एक्सरसाइज है और कितने क्वेश्चन है इसमें, बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल है। मैं कहता हूं कि हम पीछे से चलते हैं, क्या बोलते हो? चलें 16वें क्वेश्चन से करें। शुरू के क्वेश्चन तो वैसे ही होंगे जैसे हमने किए एग्जाम्पल में, फट आराम से हो जाएंगे। आखिरी क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं क्या इनमें दम है क्या, मतलब ऐसा दम निकल जाए कि 12 मिनट हमारा एक ही क्वेश्चन में लग जाए। करें क्या ऐसा, क्या बोलते हो? जय सर करें। आज ईशान किशन से क्या बोल रहा हूँ, आज ईशान शर्मा से ओपनिंग करवा दें या बुमराह से करवा दें, बताओ 16वें नंबर पे कौन है अपना खिलाड़ी? अच्छा मैच। तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन विथ इट आर कॉम्प्लीमेंट्री, प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर। लो, खतरनाक ही सवाल बोल दिया उसने, क्या मस्त सवाल है। सवाल देख के हालत खराब हो जाए तो समझ लेना सवाल खतरनाक है। The angle of elevation of the top of a tower from 2 points at a distance of 4 meter and 9 meter from the base of the tower। तो 4 मीटर मान लो यहाँ पे और 9 मीटर हम कहाँ मान लें, यहाँ पर। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। आई एम रियली थैंकफुल कि आप इस तरीके से आके मुझे इंस्पायर कर रहे हो, है ना। हमारे देश में जैसे अनअकैडमी के जो सर हैं, फिर फिजिक्स वाला हैं, खान सर हैं, विकास दिव्य कीर्ति सर हैं, ऐसे बहुत से तमाम टीचर्स हैं जो यूट्यूब पे पढ़ाते हैं। तो उनको देख के मैं इंस्पायर होता हूँ, तो मैं भी इसलिए यूट्यूब पे आया और मैंने कहा मैं सीख रहा था यूट्यूब पे कैसे लाइव आते हैं, किस तरीके से कमेंट करते हैं। तो अब मैं सीख चुका हूँ, तो अब कोशिश ये है कि और आगे धीरे धीरे मैं कैसे इसको अच्छा कर सकते हैं वो भी मैं करूँगा। द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन विद इट आर कॉम्प्लीमेंट्री। मतलब ये एंगल अगर x डिग्री है, ये हो गया 90 - x,
ये हो गया बेटा, थैंक यू, ये हो गया बेटा x डिग्री, तो ये कितना हो गया 90 माइनस एक्स। समझ में आ रहा है आपको? ये दोनों एंगल क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है। यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी 5 मीटर। अब मेरे मन में एक सवाल आया है, पता नहीं नमन तुम्हारे मन में आया क्या, बताओ, कोई सवाल आया इस फिगर को देख के कि सर ऐसे ही क्यों बनाया, ऐसा आ रहा था मन में सवाल? नहीं आया, यानी तुम सोचते ही नहीं हो, है ना? मेरे मन में सवाल आया कि वो 9 मीटर इधर भी तो हो सकता था, नहीं हो सकता था क्या? ऐसा भी तो हो सकता था। मान लो ये एंगल x है तो वो कितना है 90 माइनस एक्स है। हमें प्रूव कर रहे हैं कि हाइट ऑफ द टावर 6 मीटर है और हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो दोस्तों अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन को करेंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे tan ऑफ x, tan ऑफ x इज इक्वल टू, tan ऑफ x क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, यानी ये अब नाम दे देते हैं। सबसे पहले हमने दे दिया a b c और d। तो सबसे पहले हम tan x की अगर हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, इस डिस्टेंस को हम मान लेते हैं p, तो मान लेते हैं p परपेंडिकुलर है, तो p अपॉन 9, यही होगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब ये बोला इसने कि ये एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है। ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, हम लोग जाते हैं बोलते हैं सम 90 होता है। मैंने क्या सोचा कि मैं गया दुकान में, मैंने बोला कि सर एक मुझे 5 गोलगप्पे खिला दो, तो उसने बोला ये लो छठवा कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, वो भी कॉम्प्लीमेंट्री होता है क्या? एक्स्ट्रा जो होता है यस सर, वो भी कॉम्प्लीमेंट्री होता है। लो देखो, शाबाश। तो बेटा ये तारीफ करना चाहिए, हाँ, कॉम्प्लीमेंट। तो ये दोनों मिला के क्या हो गए 90, दोनों मिला के 90 हो गए। तो इसका मतलब अगर मैं इसको बोलूं tan ऑफ 90 माइनस एक्स, ठीक है, tan ऑफ 90 माइनस एक्स, तो ये कितना हो जाएगा p अपॉन 4। और मुझे tan ऑफ 90 माइनस देख के लालच आ गया। मैंने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था कि ये cot x होता है कि नहीं होता? बताओ बच्चों, cot x होता है। यस सर। और जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 1। क्या मिलेगा, 1। तो मैंने लिखा ये होगी इक्वेशन 1 और ये होगी इक्वेशन 2। कसम से मजा ही आ गया। तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 2। ठीक है, क्या आएगा, tan x इंटू कॉट एक्स। ठीक है, इसको हम लिखेंगे p बाई 9 इंटू p बाई 4। तो tan x cot x 1 हो गया और 9 इंटू 4 इधर आ जाएगा, तो 9 इंटू 4 इज इक्वल टू पी स्क्वायर। तो पी स्क्वायर बराबर 36, तो p बराबर 6 मीटर। यही बोला था प्रूफ करने के लिए। देखो बच्चों, ठीक है, चलो बच्चों, तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं और बाकी के 15 सवाल आपकी एक्सरसाइज 9.1 के या फिर आपकी बुक में जो भी चैप्टर नंबर दिया हुआ है वो मेरे ख्याल से 9.1 ही होगा, कंस्ट्रक्शन तो बाद में आएगा। तो उन क्वेश्चंस को हम करेंगे और अगली क्लास में हम उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और फिर उसके आगे हमारा जो चैप्टर शुरू होगा सर्कल्स हम शुरू करेंगे 10th ग्रेड का। ठीक है, अगली क्लास हमारी होगी 10th ग्रेड के बच्चों के लिए। मैं बता देता हूँ एक बार फिर से, टाइमिंग हमारी है 5:45 से 7:15 ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे। ठीक है, तो हम फिर मिलेंगे परसों। आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।